Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. I welcome you all to Gamma series. तो आज हम पढ़ेंगे रिवीजन कैप्सूल जो बेस्ड है हमारा टॉपिक काइनेमैटिक्स। ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जेई और नीट के लिए। इसमें हम दो चीज कवर करेंगे। We will cover one dimension motion and two dimensional motion। जो हमसे आज जुड़ रहे हैं, हम इसका एक रिवीजन कैप्सूल वेक्टर्स के ऊपर कर चुके हैं। यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके वेक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन कैप्सूल और रिवीजन कैप्सूल आप दोनों देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं काइनेमैटिक्स। तो इसमें पहले हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। आपके मैं एक काम करूंगा, आपको मैं 2D से ही आपको 1D ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हमजोली होते हैं। तो अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इट्स सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम 2D से ही आपको 1D ब्रीफ कर देंगे। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ये आपकी जेईई नीट के लिए बहुत जरूरी चीज है। यू हैव टू स्टडी स्मार्टर, नॉट जस्ट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क करना भी जरूरी है, बट टू अचीव अ गुड रैंक यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू स्कोर अ वेरी हाई रैंक इन योर एग्जामिनेशन। तो पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। ये क्या होता है? मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो किसी पॉइंट के लोकेशन को बताता है उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, जो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप plus y j cap. So vector which locates the position of any body in space with respect to origin is known as position vector. जैसे आपके घरों के एड्रेस होते हैं, वो आपके घरों के लोकेशन बताते हैं। ये सेम किसी भी पॉइंट का एड्रेस है जिसके बिहाफ पे आप उस पॉइंट को स्पेस में लोकेट कर सकते हो। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, एक आपकी बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रही है। मैंने दो इंस्टेंट ले लिए, P1 है x1, y1, P2 है x2, y2। तो P1 आपका इनिशियल पोजीशन है, P2 आपका फाइनल पोजीशन है, तो इसको हमने R1 मान लिया, इसको हमने R2 ले लिया। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज चेंज ऑफ पोजीशन। एक सीधी लाइन जो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ेगा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। तो डेल्टा आर को हम कैसे लिखते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डेल्टा आर क्या बन जाएगा? बिकम x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो i और i के टर्म एक तरफ कलेक्ट कर लीजिए, क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, जहां पे जो ये टर्म है दिस इज डेल्टा x। मतलब अगर ये बॉडी सिर्फ अलोंग x जाता तो अलोंग x इसका डिस्प्लेसमेंट होता x2 माइनस x1। अगर सिर्फ अलोंग y जाता तो अलोंग y उसका डिस्प्लेसमेंट होता y2 माइनस y1। तो देखिए आपके 2 डायमेंशन में ही 1 डायमेंशन कवर हो गया है। अगर सिर्फ अलोंग x निकालना होता ये डिस्प्लेसमेंट है, अलोंग y निकालना होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और अगर आपको 2 डायमेंशन निकालना है तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। अब आइए आगे बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की, क्योंकि वेक्टर है तो उसमें दोनों चीजें होंगी ही होंगी। एक सिंपल सी बात है आप इसके अंदर आपकी। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ डेल्टा आर, याद कर लिए, एक तरीका आसान है याद करने का। आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? सपोज एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, जे कॉम्पोनेंट अपॉन आई कॉम्पोनेंट। सिंपल तरीका है, वही लॉजिक यहां अप्लाई करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर
जे कंपोनेंट का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, जे कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। तो आपके पोजीशन वेक्टर का ये बन गया मैग्नीट्यूड, ये बन गया डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट का ये बन गया मैग्नीट्यूड, और ये बन गया आपका डायरेक्शन। तो अगर हम यही टर्म्स पढ़ते वन डायमेंशन मोशन में, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता आपका, डिस्प्लेसमेंट वुड हैव बीन चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1, या अगर आप y एक्सिस लेते तो y2 माइनस y1। फिर वन डायमेंशन में एक टर्म होता है एवरेज स्पीड। एक सिंपल सी परिभाषा है, सपोज आप यहां थे, ऐसे चल के आप यहां पहुंचे ए से बी, मान लीजिए ए से बी की दूरी कुछ d किलोमीटर है या d मीटर है। एवरेज स्पीड का सिंबल होता है v एवरेज। So average speed is v average is total distance over total time। आप a से b कितना चले और कितना टाइम है, दिस विल गिव यू एवरेज स्पीड। तीसरा आपका है एवरेज वेलोसिटी, ये लिखते हैं v बार से, इट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है ऊपर, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, x2 minus x1 upon t2 minus t1. This will give you average velocity. So this was all about motion in one dimension. अब बात करते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर की, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर हमारा, वेलोसिटी vector। So velocity vector will be change of position over change of time। या मोटा मोटा ये जो भी हम बात कर रहे हैं, दिस इज एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पे v avg लिख दी है, और डेल्टा रियल क्या थी, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप अपॉन डेल्टा t। तो v एवरेज क्या बन जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y ओवर डेल्टा t j कैप। दिस इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस i कैप, एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस j कैप। तो अगर आपको टू डायमेंशन ही वन डायमेंशन निकालना है, तो ये सिर्फ आपको अलोंग x का देगा एवरेज वेलोसिटी, ये आपको देगा अलोंग y एक्सिस का एवरेज वेलोसिटी आपको। सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। आइए अब इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इट विल बी मॉड ऑफ v avg, क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ v avg अलोंग x एक्सिस का स्क्वायर v avg along y एक्सिस का स्क्वायर, क्योंकि i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर। एंगल मेड विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज i कंपोनेंट अपॉन j component। So this will give you magnitude, and finding theta from that will give you the direction made by this average velocity vector with the horizontal axis। अगला हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं। सो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो avg क्या बन जाएगा, अगर हम इसको ब्रेक करें, दिस विल बी डेल्टा वेक्टर क्या बन जाएगा, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, या ये बन जाएगा डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट प्लस एवरेज एक्सेलरेशन का
y कंपोनेंट। तो ये रेशियो आपको देगा एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वन एक्सिस x एक्सिस, ये वन डायमेंशन हो गया, या एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, तो ये भी आपका वन डायमेंशन हो गया। तो कोई भी डायमेंशन पूछता है, अगर आप कोई भी एक स्टडी करोगे, इट विल गिव यू अलोंग वन डायमेंशन। इसी का निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विल बी अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा विद x एक्सिस, y कंपोनेंट, साफ साफ लिख लें, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो ये आपका बन गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये तो बात हुई एवरेज की। अब आगे आइए बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर की, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई और नीट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अभी हमारा v वेक्टर क्या था, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, एंड एक्सेलरेशन था चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर चेंज ऑफ टाइम। अगर हम इन दोनों केस में डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दे, बहुत माइन्यूट कर दे, बहुत मिनिस्कल कर दे, बहुत बारीक सा कर दे, बहुत ही छोटा छोटा सा कर दे, बहुत डिफरेंशियल कर दे, उस केस में एवरेज वेलोसिटी विल बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट विल बी dr over dt। अगर आप पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग position with respect to time will give you instantaneous velocity, and differentiating velocity with respect to time will give you instantaneous acceleration। बाकी वन डायमेंशन में, in one dimension to find instantaneous velocity, या तो आप dx by dt कर लीजिए, dy by dt कर लीजिए, और to find instantaneous acceleration velocity को डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। टू डायमेंशन है तो हम वेक्टर का सिंबल यूज कर रहे हैं, ये वन डायमेंशन है तो यहाँ पे वेक्टर यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ती है आपको यहाँ पे। तो ये पूरा फ्लो चार्ट दिमाग में बिठा लीजिए, इस पे सवाल नीट पे जे में आना तय है आपका। ये समझ आ गया, 4 नंबर पक्के आपके, ये हमारी गारंटी है आपकी। इफ दिस इज क्लियर, 4 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपसे वो आपके लिए है, वो आपका हक है वो। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए अपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जेईई के लिए। आगे बढ़ते हैं कि अगर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, तो यू हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये मैं 2 डायमेंशन लिख रहा हूं आपके लिए, मैं r इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा है आपका v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट r। वन डायमेंशन में ये बन जाते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80, जहां पे v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s आपका डिस्प्लेसमेंट है, a आपका एक्सेलरेशन है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। पर ध्यान रखें, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। बिना कांस्टेंट हुए ये इक्वेशंस आपकी एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इफ यू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल। बाकी एक फॉर्मूला आपका और है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड, दैट इज u प्लस a by 2 2n minus 1। मतलब मान लीजिए एक बॉडी यहां से यहां जा रही है,
और इसको कैपिटल टी टाइम लग रहा है खत्म करने में, या इसको लग रहे हैं n सेकेंड्स खत्म करने पे। एक टाइम इंस्टेंट लिया n-1, तो एस nth होता है कि किसी भी एक सेकंड के इंटरवल में क्या इसने डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज योर एस nth डिस्टेंस। u plus a by 2, 2n minus 1, n is the time of journey। अब आइए बात करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके कई सारे सवाल बनते हैं आपके पेपर में। तो अगर हम पहला लें, फर्स्ट इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा बना है आपका, यहाँ पे पोजीशन x लिया, यहाँ पे टाइम t लिया, और ग्राफ कुछ इस नेचर का है। अगर आप 2 इंस्टेंट मार्क कर ले यहां से लेके यहां तक, x1 पोजीशन है, x2 पोजीशन है, t1 पोजीशन है और t2 पोजीशन है, और मैं कहूं जरा इस यहां से यहां तक का a से b तक का स्लोप निकालें। स्लोप क्या है? ये आपका एंगल थीटा है, आपका ये थीटा करके। तो ये लाइन टाइम एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो अगर मैं स्लोप निकालूं इस लाइन का, स्लोप विल बी चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ये a से b तक का स्लोप है, और ये क्या देता है आपको? दिस गिव्स यू एवरेज वेलोसिटी, और ये रेशियो क्या है? इसको c ले रही है, तो bc अपॉन ac है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस इट इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ में जो मेरी लाइन बन रही है, उस लाइन का अगर मैं टाइम एक्सिस से एंगल निकाल लूं काउंटर क्लॉकवाइज, उसका tan निकालूं, तो उसका tan क्या देगा मुझे? एवरेज वेलोसिटी दे देगा। सो इन पोजीशन टाइम ग्राफ, if you are able to calculate the angle made by this line with the time axis, उस एंगल का tan आपको दे देगा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ बस वही है, बस हमने यहाँ पे एक्सिस चेंज करके वेलोसिटी कर दी है। तो a और b के आपके दो वेलोसिटी हैं, v1 और v2। तो अगर मैं a से b का स्लोप निकालूं, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम आएगा आपका। दिस रेशियो इज एवरेज एक्सेलरेशन। बाकी अगर आप स्लोप देखें, स्लोप यहाँ पे क्या है? tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज bc अपॉन ac, जो सेम आपका यही चीज आती है। That means in velocity time graph, if you calculate the slope, it will give you average acceleration। और एंगल के टर्म में अगर आपको एंगल दिया है, ये लाइन टाइम एक्सिस से जो एंगल बना रही होगी, अगर मैं उस एंगल का tan निकालूं, तो जो tan देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, that will give you average acceleration। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एवरेज एक्सेलरेशन देता है आपको। अब आइए आपको दिखाते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सपोज मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, दैट इज वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है, यहाँ पे ये v है और यहाँ पे कुछ ये एरिया कवर कर रहे हैं ए बी सी डी। तो टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपको करना क्या होता है? यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने यहाँ पे VT लिखा है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर मैं इस शेडेड एरिया का, शेडेड पार्ट का एरिया निकालूंगा मुझे, तो मुझे इतने टाइम में यहां से यहां तक जाने जो टाइम है, मुझे उस बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा आपको। अब क्या था? डिस्टेंस निकालिए। सपोज मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ये करके बना, मेरा ऐसा बना। तो देखिए इसमें एक फिगर टाइम एक्सिस के ऊपर है, एक फिगर टाइम एक्सिस नीचे है। मान लीजिए इसका एरिया d1 आया, इसका एरिया d2 आया, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वेलोसिटी कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अगर आप साइन लेके निकालोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका साइन लोगे तो d2 आपका नेगेटिव आएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? d1 प्लस d2। अब इसमें दो चीजें, अगर d2 का साइन लेके चलोगे, इफ साइन टेकन, तब ये d बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर साइन नहीं लेके चलोगे,
इफ साइन, अगर आप इसका साइन यहां से लिख लो, साइन नॉट टेकन, तो जो कैपिटल डी है d1 प्लस d2 विल गिव यू डिस्टेंस। तो जब भी आपका ऐसा फिगर दिया होगा जहां पे टाइम एक्सिस से कुछ ऊपर पार्ट है कुछ नीचे पार्ट है, लेकिन ग्राफ किसका होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का होगा, और किसी में ये नहीं करना है किसी और में। तो दोनों के एरिया निकालिए, अगर साइन लेके चल रहे हो, ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट देगी। अगर नीचे आने का साइन नहीं ले रहे हो, इसको भी पॉजिटिव मान रहे हो, मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो जो वैल्यू आएगी वो आपको डिस्टेंस देगी। So, if you are able to find the area covered in the velocity time graph, that area will give you distance. If sign is not taken, and it will give you displacement if you take the sign into consideration. इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ये पार्ट जो मैंने लिखा है, मैंने ये हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दिमाग से आपके एग्जाम में स्लिप हो जाता है, और वो ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि अगर आप गलती करोगे वो भी आंसर रहेगा, गलती नहीं करोगे सही आंसर तो आपको मिल ही जाएगा आपको। So you have to be very careful with your concepts. इसीलिए हम टीम अनलॉक साइंस आपके लिए गामा सीरीज लेके आए हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स को हम एकदम कंक्रीट कर सकें, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान होते हैं, 4 नंबर आपके कहीं छूटे नहीं चाहिए आपके। तो अब आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब फ्री फॉल मोशन की। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है, h इज इक्वल टू 0 है, और एक ऑब्जेक्ट है जो एक हाइट से फॉल कर रहा है। नाउ इन फ्री फॉल मोशन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और जब ये नीचे गिरता है तो ग्रेविटी आपकी नीचे एक्ट कर रही होती है। सो ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, अज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, u प्लस gt बन जाएगा। वर्टिकल तो h मान लीजिए ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर फ्री फॉल है तो u को 0 कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू gt, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये केस आपका फ्री फॉल के लिए है, क्योंकि फ्री फॉल में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है आपकी। अब बात आती है g को प्लस या माइनस पुट करने की। वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, सिंपल सा है, लॉजिक सुन लीजिए। अगर मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, जी को नेगेटिव पुट करोगे, नीचे फेंकोगे ड्रॉप करोगे तो ग्रेविटी के साथ जाओगे, तो जी आप पॉजिटिव लेके चलोगे। यही हम साइन कन्वेंशन पूरे सवालों में फॉलो करते हुए चलेंगे हम लोग। ये आइए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने एक किसी चीज को u स्पीड से फेंका, तो क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, और मैंने इसको थीटा एंगल पे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, तो ये कुछ इस तरह पाथ फॉलो करेगा। ग्राउंड पे यहाँ था, वापस ग्राउंड पे यहाँ पहुंचा, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नोन एज रेंज। आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल यहाँ पे, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। अब इनिशियल वेलोसिटी u है, तो अलोंग द x इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा। अलोंग द वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा। अब अप्लाई करते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग x एंड y एक्सिस। प्रोजेक्टाइल में अलोंग द x एक्सिस एक्सेलरेशन 0 होता है, अलोंग द y एक्सिस माइनस g होता है, क्योंकि g आपका नीचे एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग x और y अप्लाई करूं, तो अलोंग x लिखते हैं पहले हम लोग, फिर अलोंग y लिखते हैं। अलोंग x क्या बनेगा, vx is equal to ux plus axt, बट ax 0 है, तो क्या बन जाएगा, vx is equal to ux, जो है u cos थीटा। x is equal to uxt plus half axt स्क्वायर। ax 0 है तो x क्या बन जाएगा, uxt, या x is equal to u cos थीटा into t बन जाएगा। तो आपको ये दो इक्वेशंस ध्यान रखनी है। प्रोजेक्टाइल चाहे किसी भी केस का हो, ये एक स्पेशल केस है। प्रोजेक्टाइल ऐसा भी बन सकता है, मान लिया आपने यहां से पत्थर फेंका, पत्थर गया, बट ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिर जाएगा।
तो इसमें जो हम फॉर्मूले लिखेंगे वो सिर्फ इसी केस के लिए है, वो आप हर केस में अप्लाई नहीं करोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ आर लिखूंगा, एच लिखूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूंगा, वो सिर्फ इसी केस के लिए है। जनरलाइज्ड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप ये वाले फॉर्मूले यूज करोगे। वाई पे आते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस जी टी। प्लस माइनस इससे लिया है, ऊपर जाएगा तो जी नेगेटिव लोगे, जब यहां से नीचे आएगा तो जी पॉजिटिव लोगे। तो ये बन जाएगा u sin थीटा प्लस माइनस जी टी। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y बन जाएगा u sin थीटा t प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ ये गलती हो गई हमसे, ये कॉस होगा यहाँ पे, सॉरी साइन ही होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको अलोंग एक्स अलोंग वाई आप किसी भी प्रोजेक्टाइल में अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जो फॉर्मूले आते हैं फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितने टाइम में हवा में रहा, दैट इज 2u sin थीटा बाय g। मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ इसी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए ही वैलिड है। You cannot apply this formula to this projectile. For this, you need to go with these 4 relations. 1, 2, 3, तीसरा ये रहा बॉक्स में, चौथा ये रहा। आप इन्हीं चारों को हर जगह यूज करोगे। बाकी डेरिवेशंस में आप इसके थ्रू ही ये आपके डिराइव होते हैं आपके। अब इसमें रेंज में एक फॉर्मूला आपका होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर मैक्सिमम रेंज आपका साइन 2 थीटा होना चाहिए 1, दैट मीन जो 2 थीटा है वो बन जाएगा 90 डिग्रीज, सो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर मैं 45 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट करता हूं तो क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम कवर होगा आपका। और इसमें एक लॉजिक और है कि अगर u आपका सेम है, इफ u इज कांस्टेंट, तो अगर मैं थीटा और 90 माइनस थीटा पे इसको प्रोजेक्ट करूं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जैसे मान लीजिए ये 15 है, ये बन जाएगा 75, तो इन दोनों एंगल्स के लिए जो आपका r का वैल्यू होगा वो सेम होगा या इक्वल होगा आपका फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट फॉर बोथ द केसेस यू आर हैविंग सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। लास्ट जो आपका इसमें टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म circular motion। So what happens, suppose ये आपकी बॉडी है जो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो ये हमने ये इंस्टेंट मार्क किया। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो, सपोज बॉडी आपकी ऐसे घूम रही है, तो यूनिफॉर्म क्यों कहलाया, मानो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v3 है। अगर इन वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है, जिसको हमने लिखा v इज कॉल्ड स्पीड, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और r यहाँ पे इसका रेडियस है। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट हैपेंस, आपका स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो ये एक्सेलरेटिंग क्वांटिटी होती है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में acceleration is pointing towards the center of the circle, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू होता है v स्क्वायर बाय r करके होता है आपका। This is your centripetal acceleration, it acts towards center of the circle। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हर इंस्टेंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा और डायरेक्शन भी आपका अलग अलग होगा। तो उस केस में आपकी स्पीड हर वक्त चेंज बढ़ रही होगी या घट रही होगी आपकी। So friends, this was all about the revision capsule based on topic kinematics, और it is my best wishes from my side to all the aspirants of JEE and NEET कि आपको ये कैप्सूल आपके रिवीजन में काफी हेल्प करेगा।
बिकॉज काइनेमैटिक्स इज एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है मैकेनिक्स का। जो अगला हमारा कैप्सूल आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड योर रोटेशनल मोशन। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इसके ऊपर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आपके कोई कमेंट्स हैं, प्लीज हमें आप उसे लिख के बताएं। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नए नए कैप्सूल्स लाते रहें जो आपके कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए आपको हेल्प करता रहेगा। To get the latest notifications, please do hit the bell icon, and for detailed notes, visit us at www.unlockscience.in. So friends, all the best wishes from Team Unlock Science for all the JEE NEET aspirants. May you excel to the greatest heights in your career. Thank you very much.